सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी द्वारा रचित नमक नामक कहानी का विस्तार समझा था कुछ भाग। आज की कक्षा में हम अगला कुछ भाग पढ़ेंगे, समझेंगे। आप सबने ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो देखें, कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी न आ सके। रात का समय है, सफिया चारपाई पर लेटी है और उसके दिमाग में विचार घूम रहे हैं कि कल वह लाहौर से चली जाएगी और हो सकता है फिर साल भर के बाद ही आए, और साल भर से पहले तो वैसे भी नहीं आ सकती थी। और यह भी हो सकता था कि वह अब बिल्कुल ही ना आ पाए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता होता धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, यानी उसे नींद आने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया अंचल लहराता दिखाई देने लगा और फिर जैसे नींद आ रही थी तो सपने में उसे एक सफेद दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई दिया। आंचल भी दुपट्टा ही होता है। एक सफेद दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई दिया जिस पर यहां वहां सितारे झिलमिला रहे थे, यानी जिसके ऊपर जिस सफेद दुपट्टे पर सितारे चमक रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए, ऐसा विचार घूम रहा है उस सफिया के दिमाग में सोते सोते कि हमें वहां से आए तो काफी दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, हिंदुस्तान के बारे में सोच रही है कि यहाँ पर हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, यानी अब रह भी रहे हैं, सब सही चल रहा है। पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, लेकिन हमारा जो वतन है, हमारा जो देश है वो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, और उसके बाद उसे सपने में ही क्या दिखाई देता है? इकबाल का मकबरा दिखाई देता है, लाहौर का किला। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें दिखाई देती हैं। किले के पीछे छिपते हुए सूरज की नारंगी किरणें दिखाई देती हैं। आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, और फिर जैसे जैसे सूर्य छिपता जाता है तो अंधेरा अपना प्रभाव जमाता जाता है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य उस किले के पीछे डूब रहा था, वैसे ही उसके आसपास अंधेरा अपना प्रभाव जमा रहा था, यानी अंधेरा उभर रहा था। उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, और उस अंधेरे के अंदर हवा चल रही थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी। उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू, और हवा से कैसी खुशबू आ रही थी? एक मोलसिरी क्या होता है? एक वृक्ष होता है जिस पर सफेद छोटे सुगंधित पुष्प लगते हैं। कैसे फूल लगते हैं? सफेद सुगंधित पुष्प। तो वो सुगंध हवा के माध्यम से हवा में मिलकर के आ रही थी। और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो बेजान परछाइयां हों, जिनमें जान नहीं है, ऐसी दो परछाइयां हों। इस तरह से सपने में सफिया को दिखाई दे रहा था। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद कभी ना आ पाऊं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। ये सपना देख रही थी। जब ये बात आई कि हो सकता है या तो अगले साल आऊंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी ना आ पाऊं, ऐसा सोचते ही, ऐसा विचार जब दिमाग में आया सोते सोते, तो फिर अचानक सफिया की आंखें खुल जाती हैं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी। मकबरे के पास जो सीढ़ियां थी, उस सीढ़ियों के पास दूब उगी हुई थी, ठीक है ना, घास उगी हुई थी, और उस दूब की, उस घास की एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। उस पत्ती पर
क्योंकि सर्दी का टाइम था तो ठंडी ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि क्या हुआ था, हुआ यह था कि नींद में करवट लेते समय, जैसे हम सोते हैं तो करवट लेते हैं, कभी इस बल तो कभी उस बल, तो ऐसे करवट लेते समय उसका हाथ किनुओं से लबालब टोकरी पर जा पड़ा था। जो टोकरी भर रखी थी किनुओं से, उस टोकरी पर जा लगा था। रसीले ठंडे किनु जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कहा जिस दोस्त ने वो किनुओं की टोकरी दी थी ना, उस दोस्त ने सफिया से कहा था कि ले सखी या दोस्त, ये जो किनुओं की टोकरी है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की मेवा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब जब भाई छोड़ने गया था उसको तो सफिया वहां पर वेटिंग रूम में बैठ गई, यानी प्रतीक्षालय में। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। कौन? सफिया का भाई। सफिया को तो कहां पर बैठा दिया? फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में, जिसमें एसी वगैरह लगे हुए थे, और खुद बाहर प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस सफिया की टिकट को हाथ में दबाए हुए घूम रहा था, टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी, और अंदर बैठी बैठी सफिया चाय की प्याली हाथ में ले रखी थी, पी रही थी, चुस्की ले रही थी चाय की, और किनुओं की टोकरी पर उसकी नजर थी, और उस पर नजर गड़ाए यह सोच रही थी क्या कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में, यानी टोकरी के बिल्कुल तली में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। कहा कि यहाँ पर इतने लोग घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि ये जो किनुओं की टोकरी है इसकी तह में, इसकी तली में नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, यानी एक तरह से एक सन्नाटा सा, एक कंपन सी उसके शरीर में हो गई, एक सन्नाटा सा छा गया, बिजली सी दौड़ गई शरीर में, जैसे ही वो सामान चेकिंग के लिए बाहर निकाला जाने लगा। और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। उस समय उसने फैसला किया कि ये जो मोहब्बत का तोहफा है, मोहब्बत की भेंट है, मोहब्बत का उपहार है, यानी प्यार का उपहार है, यह चोरी से नहीं जाएगा यहाँ से, यानी चोरी से नहीं ले जाऊंगी इसको। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। कहा कि मैं ये नमक की पुड़िया कस्टम वालों को दिखा कर ले जाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली, जो उस किनुओं की टोकरी में बिल्कुल तली में दबा रखी थी नमक की पुड़िया, उसको उसने निकाल लिया और हैंड बैग में रख ली। जो हाथ में बैग रख रखा था उसमें उसको रख लिया, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। जैसे ही सामान कस्टम से होते हुए रेल की तरफ चला तो वहां कस्टम अधिकारी खड़ा था कोई, तो वह उस कस्टम की अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, यानी लगभग और जितने भी अधिकारी थे वो जा चुके थे। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद। उन साहब का कैसा कद था, कैसा स्वरूप था? लंबा कद, दुबला पतला जिस्म यानी शरीर, और खिचड़ी बाल। बाल जो है बिल्कुल घने थे, खिचड़ी की तरह से घुले मिले थे। आंखों पर ऐनक थी। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। कहा कि कस्टम अधिकारी की वर्दी तो उसने पहन रखी थी, लेकिन उस पर वो वर्दी अच्छी नहीं लग रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, यानी कुछ शर्माते हुए, संकोच करते हुए, घबराते हुए बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कौन बोली? सफिया। किससे? उस कस्टम अधिकारी से।
उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। पहले तो देखा सफिया को अच्छी तरह से और फिर कहने लगे, कहिए क्या कहना चाहते हैं। उनकी लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस ढंग से कस्टम वाले ने पूछा था कि फरमाइए, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो उस तरीके ने सफिया की हिम्मत को और बढ़ा दिया। आप इस तरह से सकुचाते हुए, यानी झिझकते हुए से उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। जब सफिया ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो कस्टम अधिकारी हैरान रह गया ये सुनकर के प्रश्न, और फिर उसने सफिया को गौर से देखा, ध्यान से देखा और कहा, मेरा वतन दिल्ली है। कहा कि मेरा जो देश है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वह दिल्ली है, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। कहा कि आप भी तो उसी साइड की लगती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। मुझे लगता है कि आप अपने दोस्तों से, अपने प्यारे मित्रों से, अपने भाइयों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। ऐसे प्रश्न पूछना चाहती आगे कि आपको भी तो शायद इधर आए, ऐसा कुछ कहना चाहती आगे। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। समझ गया कस्टम अधिकारी क्या पूछना चाहती है सफिया। तो कहा कि हाँ, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे तभी हम यहाँ पाकिस्तान में आ गए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है, यानी दिल्ली ही है। जिस तरह से सफिया ने कहा था कि हम वहाँ हिंदुस्तान में रहते भी हैं, लखनऊ में रहते भी हैं, हमारा व्यापार भी चल रहा है, सब ठीक ठाक है, ठीक है, बढ़िया कोठी है, लेकिन हमारा वतन तो लाहौर ही है। ठीक वैसा ही उस कस्टम अधिकारी ने कहा कि हम भी यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तभी आ गए थे, लेकिन हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी। हैंडबैग, जो हाथ में बैग ले रखा था, वो मेज पर रख दिया और उसमें से वो बादामी रंग के कागज की पुड़िया निकाल करके, जिसमें नमक था, लाहौर का नमक, उसको उसके सामने रख दिया, कस्टम अधिकारी के सामने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। और फिर धीरे धीरे, अटकते अटकते हुए सारी बातें कस्टम अधिकारी को बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कहा, जब मोहब्बत की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो प्रेम तो हमारे हाथों से इस तरह निकल जाता है कि कानून देखता ही रह जाता है, कानून हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। क्योंकि दिल्ली में रहता था, जामा मस्जिद को तो जानता ही था। कहा कि आप वहां जा रही हैं तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, दुआ अभिवादन कहिएगा, और उन खातून को, खातून का अर्थ होता है श्रीमती या बीवी, उन बीवी को यह नमक देते हुए, यानी जिनके लिए आप ये नमक ले जा रही हैं, उस बीवी को यह नमक देते हुए या देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। कहा कि लाहौर को वे अपना वतन माने, उनका वतन है और दिल्ली मेरा। कहा कि लाहौर को वो अपना वतन माने और दिल्ली मेरा वतन है। बेशक मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ और वो बेशक दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली को मैं अपना वतन मानता हूँ और वो सिख बीबी भी लाहौर को अपना वतन माने, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। बाकी और जो गड़बड़ है वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर
जो वहां चेकिंग के लिए एक जंगला बना रखा था सीमा पर, नोकदार छड़ियों से, लोहे की छड़ियों से, तो उससे निकल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। कौन? कस्टम अधिकारी। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों से, हसरत भरी का मतलब होता है चाह भरी, इच्छा भरी, इच्छा से युक्त नजरों से या चाह भरी नजरों से, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए, यानी बंद, भींचना होता बंद, इस तरह से कर लेना, भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई, कौन? सफिया, रेल सरहद की तरफ बढ़ी, रेल की जो सीमा थी उसकी तरफ बढ़ गई। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। जब अटारी बॉर्डर आया तो वहां पर पाकिस्तान, वहां बॉर्डर है, तो वहां पर पाकिस्तान की जो पुलिस थी वो उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस उस ट्रेन में, उस रेलगाड़ी में चढ़ गई। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। कहा कि बॉर्डर जब आया, अटारी बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, कहा वहां पर लाहौर जो पाकिस्तानी सेना थी, पुलिस थी, वो तो उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला कहां पर लाहौर खत्म हुआ और कहां से अमृतसर शुरू हुआ। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो भाग रह गया है वह अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। आप सबने इस जितना पढ़ा दिया इस पूरे पाठ को दोबारा से ध्यानपूर्वक एक एक शब्द अर्थ के साथ पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।